हाल ही में खबर आई थी कि गल्फ कंट्रीज ने बॉलीवुड मूवी आर्टिकल 370 को रिलीज होने से रोक दिया है। हालांकि इस पर एक नई अपडेट आई है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या आखिर यह मूवी मुस्लिम देशों में बैन हो गई है या नहीं, इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। हाल ही में ऋतिक रोशन की मूवी फाइटर को भी गल्फ नेशन ने बैन कर दिया था, लेकिन गल्फ के सिर्फ एक मुस्लिम देश ने फाइटर को एक स्पेशल सर्टिफिकेट के तहत रिलीज किया था। बॉलीवुड मूवी गल्फ कंट्रीज के अंदर बड़ा बिजनेस करती है, वहां इसके काफी ज्यादा ऑडियंस है। गल्फ के ज्यादातर मुस्लिम देश भारत के अच्छे दोस्त भी है, फिर वहां फाइटर और आर्टिकल 370 जैसी मूवी को बैन करने की चर्चा क्यों चल रही है। खुद पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 मूवी के बारे में क्या कहा था, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विच गल्फ कंट्री इज नाउ एज द आइसलैंड किंगडम। इस सवाल के ऑप्शन आपको स्क्रीन पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। सही जवाब आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। वाई मुस्लिम नेशंस बैन बॉलीवुड मूवी, यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 सिनेमाघरों में लगी हुई है। फिल्म 23 फरवरी को रिलीज हुई है और 5 दिन में भारत के अंदर लगभग 30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। गल्फ नेशन में रिलीज के बाद फिल्म की कमाई में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां बॉलीवुड के ऑडियंस काफी ज्यादा है। कुछ दिन पहले फिल्म की पीआर टीम ने दावा किया था कि आर्टिकल 370 को गल्फ देशों में भी बैन कर दिया गया है। यह मेकर्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फाइटर पर भी गल्फ कंट्रीज ने रिलीज से रोक लगा दी थी। यह फिल्म बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आधारित है, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर डिस्प्यूट को उजागर करती है। लेकिन पठान के डायरेक्टर द्वारा निर्देशित यह मूवी PG-15 सर्टिफिकेट के अंतर्गत UAE में रिलीज हो गई थी। लेकिन अब समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने बताया कि फिल्म आर्टिकल 370 को गल्फ देशों में किसी बैन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी कुछ गल्फ देशों में फिल्म को सर्टिफिकेट का इंतजार है, उसके बाद फिल्म को रिलीज किया जाएगा। सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। अलग अलग देशों में फिल्म रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड द्वारा चेक किया जाता है और उस पर डिफरेंट प्रकार के सर्टिफिकेट भी जारी किए जाते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, UAE में फाइटर मूवी को PG-15 सर्टिफिकेट के अंतर्गत रिलीज किया गया है, जिसका मतलब यह है कि 15 से कम उम्र के लोग भी एडल्ट सुपरविजन के साथ मूवी देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इंडिया में भी CBFC के द्वारा किसी भी फिल्म को 4 अलग अलग कैटेगरी में सर्टिफाई किया जा सकता है। जैसे अगर बात कश्मीर फाइल फिल्म की करें तो सेंसर बोर्ड ने रिलीज से पहले इस मूवी में 7 कट किए थे और तब जाकर उसे A सर्टिफिकेट दिया गया था। यहाँ A सर्टिफिकेट का मतलब था रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फाइटर मूवी को UAE ने बैन क्यों नहीं किया था। तो देखिए, भारत और UAE के रिश्ते आसमान छू रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने वहां एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया है। UAE में तकरीबन 38% इंडियन नेशनलिटी के लोग रहते हैं। इनके कारण वहां की कल्चर लगभग भारत के बराबर हो जाती है। इस देश में एक तरह से मिनी इंडिया बस चुका है। साल 2021-22 के दौरान अमेरिका और चीन के बाद UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। इस दौरान भारत और UAE के बीच ट्रेड वैल्यू तकरीबन $73 बिलियन रही थी। हालांकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज ने पहले भी कई बॉलीवुड मूवीज पर बैन ठोका है। द कश्मीर फाइल्स को कतर जैसे कुछ गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया था। हालांकि कुछ हफ्ते बाद UAE ने बैन हटा लिया था। बीते साल 2023 में रिलीज हुई सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 को भी ओमान, कतर और कुवैत ने बैन कर दिया था। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को भी कुवैत और ओमान में बैन कर दिया गया था। विद्या बालन स्टारर फिल्म द डर्टी पिक्चर को पाकिस्तान सहित कुवैत में भी बैन किया गया था। इसकी वजह बोल्ड सीन थे।
गल्फ कंट्रीज बॉलीवुड फिल्मों में मुसलमानों और इस्लाम के प्रति दिखाए गए कुछ दृश्यों को देखकर असहज महसूस करते हैं। कई बार वे पाकिस्तान के समर्थन में भी बॉलीवुड फिल्मों का बाइकआउट करते हैं। खास करके कश्मीर मुद्दे पर यूएई को छोड़कर लगभग सभी मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। इस मामले में ओआईसी कई बार पाकिस्तान के समर्थन में कई कदम उठा भी चुका है। G20 मीटिंग के दौरान भी हमने देखा था कि जब भारत ने श्रीनगर में टूरिज्म को लेकर एक G20 मीटिंग बुलाई तो उसमें 5 मुस्लिम देश शामिल नहीं हो सके थे। इसमें चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट और ओमान का नाम शामिल है। हालांकि इस G20 मीटिंग में इंडोनेशिया, बांग्लादेश और यूएई जैसे मुस्लिम देश शामिल हुए थे। पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, इस कारण उसे गल्फ कंट्रीज का हमदर्दी मिलता रहता है। हालांकि भारत में भी मुसलमानों की संख्या कम नहीं है। भारत में दुनिया भर के लगभग 11% मुसलमान रहते हैं, जो पाकिस्तान के करीब है। इस वक्त भारत और पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान सिर्फ इंडोनेशिया में हैं, जो पूरी दुनिया का तकरीबन 12.7% है। बांग्लादेश में भी पूरी दुनिया के तकरीबन 9% मुस्लिम रहते हैं। अगर भारत का बंटवारा न हुआ होता और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के हिस्से होते तो आज भारत के पास दुनिया के 30% से ज्यादा मुसलमान होते। भारत के बाद दूसरे नंबर पर अरब वर्ल्ड आता, जहां कई देश शामिल है। वर्तमान में अरब वर्ल्ड मुस्लिम देश के अंदर दुनिया के तकरीबन 20% मुस्लिम रहते हैं। एक तरफ जहां भारत में 211 मिलियन से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और तुर्की जैसे मुस्लिम मेजोरिटी देशों में 90 मिलियन से भी कम मुसलमान रहते हैं। सऊदी अरब में तो यह संख्या मात्र 34 मिलियन के आसपास ही है। इस तरह से देखा जाए तो भारत को ओआईसी का मेंबर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के कारण भारत अभी तक यहां मेंबरशिप हासिल नहीं कर सका है। अब आइए जान लेते हैं कि गल्फ कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल है और उन्हें गल्फ कंट्रीज क्यों कहा जाता है। इसे समझने के लिए आप सबसे पहले स्क्रीन पर पर्शियन गल्फ का लोकेशन देखिए। यहां आप देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ एक तरह से इंडियन ओशन और अरेबियन सी का ही एक्सटेंशन है। अगर बात पर्शियन गल्फ की जाए तो इसके कोस्ट लाइन पर टोटल 8 देश बसे हुए हैं। इनमें से ईरान को हटाकर बाकी 7 देशों के समूहों को गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। ईरान को गल्फ कंट्रीज की लिस्ट में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि वे अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। उसके कल्चर भी बिल्कुल डिफरेंट है। ईरान में ज्यादातर शिया मुस्लिम रहते हैं, जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अरब के मुसलमानों से मेल नहीं खाता। कुल मिलाकर ईरान का आइडियोलॉजी गल्फ कंट्रीज से काफी अलग है। पर्शियन गल्फ को हिंदी में फारस की खाड़ी कहा जाता है, लेकिन ईरान अक्सर पर्शियन गल्फ के नाम को लेकर बवाल मचाए रहता है। दरअसल अरब के मुस्लिम देश पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ या सीधे गल्फ भी कहकर पुकारते हैं, लेकिन ईरान चाहता है कि पर्शियन गल्फ को सिर्फ और सिर्फ पर्शियन गल्फ ही कहकर पुकारा जाए। इस मामले में ईरान ने 2012 में गूगल को भी धमकी दे दी थी और उसे चेतावनी देते हुए कहा था कि मैप पर इस गल्फ का नाम गलती से भी अरेबियन गल्फ मत लिख देना। दरअसल साल 1935 के पहले पश्चिमी दुनिया में ईरान का नाम पर्शिया हुआ करता था। पर्शिया नाम से ईरान का हिस्टोरिकल कनेक्शन है, इसलिए वह पर्शियन गल्फ का नाम नहीं बदलना चाहता। इसी के साथ हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि 7 गल्फ कंट्रीज में से जब आप इराक को हटा देते हैं तो बाकी के 6 गल्फ कंट्रीज मिलकर जीसीसी का फॉर्मेशन करते हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी। 6 मिडिल ईस्टर्न देशों का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अलायंस है, जिसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत और द यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन एंड ओमान शामिल हैं। आइए अब आपको क्विज सवाल का जवाब दे देते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी है। बहरीन को अक्सर आइसलैंड किंगडम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पर्शियन खाड़ी में अपनी द्वीप समूह संरचना के कारण है। यह लैंड एरिया के हिसाब से जीसीसी देशों में सबसे छोटा है और पर्शियन खाड़ी के वेस्टर्न तटों के पास इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। दोस्तों आप नीचे कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। क्या हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।